जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमें पाठ पढ़ना है पूसा। पूसा इस पाठ का नाम है और इसके रचनाकार है शमशेर बहादुर। बोले शेर या बहादुर कब आता? बोले ऊषा में आता है। ऊषा। शमशेर बहादुर का जन्म हुआ था दोस्तों 1911 में। और बहादुर बोले काय से आता है? बोले 11 नंबर की बस से आता है बहादुर। शेर शेर काय से आता है ना, 11 नंबर की बस से। तो शमशेर बहादुर की अगर जब बात करें तो इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में देहरादून में हुआ। कहां पर? देहरादून में। ठीक है। कब? 1911 में। शमशेर बहादुर स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब मानते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा कवि निम्न में से बताइए जो स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब मानता है, तो वो कौन है? शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर को अपन को याद रख लेना। ठीक है। क्योंकि दोस्तों इनका हिंदी और उर्दू पर समान रूप से क्या था? अधिकार है। और शमशेर बहादुर से हिंदी के प्रयोग धर्मी कवि हैं। कौन से? प्रयोग धर्मी कवि हैं। ठीक है। इनकी कविताएं संधि स्थल पर दोस्तों खड़ी हैं। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और दोस्तों संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता, अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियेतर है ना की है। तो यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म 1911 में देहरादून में हुआ। हिंदी और उर्दू का इन्हें दोआब कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों एक कवियों के कवि इन्हें कहा जाता है, ये भी अपन को याद रखते हैं। शमशेर बहादुर से विचारों से मार्क्सवादी, संस्कारों से दोस्तों व्यक्तिवादी और अनुभव से रूमानी नजर आते हैं, है ना। और इनको कवियों का कवि ये याद रख लेना। कवियों का कवि किसे कहा जाता? शमशेर बहादुर। जन्म कब हुआ? 1911। कहां? देहरादून में। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह, इनके बारे में अपन को एक चीज याद रखनी है कि 1931 में काव्य सर्जन इन्होंने प्रारंभ किया। कब? 1931 में। ठीक है। और इनकी कविताओं का मुख्य स्वर है दोस्तों क्या? कुंठित प्रेम। इनकी कविताओं का मुख्य स्वर क्या है? कुंठित प्रेम है। शमशेर बहादुर की दोस्तों अमन का राग एक लंबी कविता है। बोले सर, बहादुर लोग जो होते हैं वो अमन का राग अलापते हैं। अमन का राग, ये एक इनकी लंबी कविता। किसकी? शमशेर बहादुर की। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह को काव्य चुकाबी नहीं, चुकाबी हूं मैं नहीं, चुकाबी हूं मैं नहीं, है ना, इसके लिए इन्हें क्या मिला है? 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चुकाबी हूं, है ना, चुकाबी हूं मैं नहीं। शेर, शेर जब दौड़ता है हिरण के पीछे, हिरण नहीं मिल पाती, तो शेर ये सोचता है चूका भी नहीं हूं मैं, अभी और देखेंगे, है ना। 77 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। क्वेश्चन आएगा शमशेर बहादुर की वो रचना कौन सी है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो चुका भी हूं मैं नहीं। इसके लिए शमशेर बहादुर सिंह को कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया दोस्तों। और शमशेर बहादुर सिंह आगे के दूसरे सप्तक, है ना, हरि भवानी शकुन करे शेर नरे, शेर नरे रघु शेर, तो शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनकी दूसरे सप्तक में 21 कविताएं दोस्तों इनकी प्रकाशित हुई हैं। ठीक है। और 1993 में दिल्ली में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। 1911 में जन्म, 1993 में निधन। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें अपन पढ़े कुछ कविताएं। शमशेर बहादुर 1959, कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं। ठीक है। और दोस्तों चुका भी नहीं हुआ मैं 1975 की रचना। 77 में क्या मिल गया इसे? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। इतने पास अपने, बोले क्या? इतने पास अपने शेर खड़ा है, शेर, शमशेर बहादुर 1980। ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, ये रचना किसकी? शमशेर बहादुर की। ठीक है। टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई, है ना। और उसके बाद यहां पर आती उदिता। उदिता बोले बहादुर का उदिता 1980 में। शमशेर काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर, शेर क्या कहता है? काल तुझसे भी होड़ है मेरी। तो कुछ कविताएं उदिता, काल तुझसे होड़ है मेरी। कुछ और कविताएं बात बोलेगी हम नहीं, टूटी हुई बिखरी हुई, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने। कुछ और दोस्तों याद रख लेना ये रचना है इनकी। इनकी दोस्तों कुछ आलोचनाओं में बात करें तो दोआब, दोआब इनकी दोस्तों आलोचनात्मक कृति है 1938 में, 48 में। दोआब किसकी? शमशेर बहादुर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो फटाक से कमेंट में बताओ। उसके बाद कुछ गद्य रचनाएं, है ना, और कुछ और गद्य रचनाएं। ये दोस्तों इनकी रचना है किसकी? शमशेर बहादुर की। ये आलोचनात्मक इनकी कृतियां हैं।
उसके बाद अगर अपन इनको देखें तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं कि तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है, ओ माध्यम क्षमा करना, है ना, कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूं। ठीक है, ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। उसके बाद पाठ परिचय को देखें कि विचारों के स्तर पर प्रगतिशील एवं शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में दोस्तों इनकी पहचान है। और ये जो है प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का इन्होंने अद्भुत प्रयास किया है। प्रस्तुत कविता है पूसा। पूसा इसका दोस्तों अच्छा उदाहरण है और इस कविता में सूर्योदय से पूर्व पूसा काल का चित्रण है ना। इसमें सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना है जो गांव की सुबह से क्या होती है, जुड़ती है। तो इस पाठ का नाम क्या है, ऊषा। ऊषा पाठ को अपन पढ़ेंगे, मूल पाठ है ऊषा। इस ऊषा को अपन पढ़ने वाले हैं, सभी लोग तैयार हैं। ये ऊषा, ये जो कविता है, ये कविता किसकी है दोस्तों, शमशेर बहादुर, जिनका जन्म 1911 में हुआ था, देहरादून में हुआ था। और दोस्तों इन्हें किसके लिए 1977 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। कवियों का कवि इन्हें कहा जाता है। इनकी ये पंक्ति है कि प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर प्रातः नभता, यहाँ पर कवि क्या कहता कि प्रातः काल में आकाश शंख जैसे नीला दोस्तों दिखाई देता है। प्रातः काल में आकाश कैसा, बहुत नीला शंख जैसा। आकाश जो है बहुत नीला दिखाई देता है, कैसे, शंख जैसा। सुबह का आकाश बहुत ही गहरे रंग से छाया हुआ है। भोर का नभ, है ना, बहुत ही गहरे रंग से छाया हुआ है, दिखाई पड़ता है जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो, राख से लीपा हुआ चौका, ऐसा दिखाई पड़ता है। यह दृश्य बहुत ही कैसा है, मनमोहक लगता है ना। भोर का आकाश जैसे राख से लीपा हुआ, अभी, है ना, अभी दोस्तों क्या है, गीला पड़ा हो, ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसमें सुबह के सूर्य का लाल रंग, वायुमंडल का नीला रंग मिलने से राख जैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कवि दोस्तों काय के बारे में बता रहा, आकाश के बारे में बता रहा है कि जो प्रातः काल में आकाश जो है वो शंख जैसे नीला दिखाई देता है। सुबह का जो आकाश है बहुत ही गहरे रंग से क्या हुआ है, छाया हुआ है, ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो, है ना, राख से लीपा हुआ चौका हो। और यह दृश्य बहुत ही कैसा है, मनमोहक है। भोर का आकाश जैसे राख से लीपा हुआ अभी क्या है, गीला पड़ा है। गीला पड़ा है क्योंकि उसमें सुबह के सूर्य का लाल रंग और आकाश का नीला रंग, है ना दोस्तों, वायुमंडल का नीला रंग मिलने से राख जैसा क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अगली जो पंक्ति यहां पर कही है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो सिलेट पर या लाल खड़ियां चाक मल दी हो किसी ने, है। यहां पर दोस्तों कवि क्या कह रहा है, कवि ऊषा का वर्णन कर रहा है। ऊषा का वर्णन करते हुए कहता कि भोर का आकाश ऐसा लगता है कि जैसे काली सिर पर, काली, बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से, जैसे काली सिर पर लाल केसर मल दी हो, है ना, जैसे मिर्च पीसने पर पत्थर होता है उस पर लाल मिर्च, है ना, जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़ियां चाक मल दी हो किसी ने। तो यहां पर ये कहा गया है कि जैसे मिर्च पीसने का पत्थर होता है, उस पर लाल मिर्च इधर उधर बिखरी रहती है। भोर का आकाश फिर ऐसा लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है जैसे स्लेट पर या लाल खड़ियां चाक, जैसे दोस्तों भोर का आकाश ऐसे लगने लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़ियां मलती हो, लाल खड़ियां मलती हो। कवि ने दोस्तों ऊषा का क्या किया, रोचक वर्णन किया। इन्होंने ऊषा का रोचक वर्णन किया और कहा है कि ऊषा काल में आकाश का जो दृश्य है वो कैसा है, अतीव रमणीय है, बहुत अच्छा है। कवि ने इसी रमणीयता का शब्दों के उपमानों में दोस्तों इसको सजाया है ना। तो कवि क्या कहता है कि ऊषा का वर्णन करते हुए कवि कहता है यह आकाश ऐसा लगता है जैसे काली सिर पर लाल केसर मलदी हो, काली सिर पर लाल केसर मलदी हो, जैसे मिर्च पीसने का पत्थर उस पर लाल मिर्च इधर उधर क्या है, बिखरी पड़ी हो, ऐसा प्रतीत होता है। कब का आकाश, ऊषा का आकाश, भोर का आकाश। फिर ऐसा लगने लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़ियां मलदी हो,
है ना। कवि ने उषा का रोचक वर्णन किया और उषा काल में दोस्तों आकाश का दृश्य कैसा है, बहुत ही रमणीय है, बहुत ही अच्छा है, इसका इन्होंने दोस्तों यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, कवि क्या कह रहा है, कवि उषा काल का वर्णन करते हुए कहता है कि उषा के समय आकाश का रंग ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की देह झिलमिला रही। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की देह झिलमिला रही हो, है ना। उषा काल में आकाश का जो दृश्य है वो कैसा है, अति बहुत ही शोभनीय लगता है। इसी समय सूर्योदय होने लगता है, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब, है ना। इसी समय सूर्योदय होने लगता है और दोस्तों चारों ओर क्या होता है, चारों ओर सूर्य की सुनहरी किरणें जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्य की सुनहरी किरणें क्या होती हैं, फैलने लगती हैं। सूर्योदय होते ही उषा का चमत्कारी जादू क्या हो जाता है, टूट जाता है। उषा का जो दृश्य है वो किसी चमत्कारी जादू से कम नहीं लगता और सूर्योदय होते ही उषा का जो जादू है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जादू टूटता है इस उषा का अब, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय के होते ही उषा का जो चमत्कारी जादू है वो क्या हो जाता है, टूटने लगता है। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादू दोस्तों टूट जाता है। कवि ने उषा काल का बहुत ही रोचक तरीके से यहाँ पर वर्णन किया और वास्तव में उषा का जो दृश्य है वो बहुत ही शोभनीय है ना। सूर्योदय से पहले प्रातः काल में वातावरण का दृश्य कैसा होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, उषा का वर्णन करते हुए कहा है, क्या कहा है, कवि कहता है कि उषा के समय आकाश का रंग ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की देह झिलमिला रही हो, किसी सुंदरी की देह झिलमिला रही हो, ऐसा लग रहा है उसे उषा काल में आकाश का रंग। उषा काल में आकाश का दृश्य कैसा, बहुत ही शोभनीय लग रहा है और इसी समय सूर्योदय होने लगता है और चारों ओर सूर्य की मनहारी किरणें क्या होती हैं दोस्तों, फैलने लगती है ना। और जादू टूटता है इस उषा का। जब सूर्योदय की ये किरणें फैलने लगती हैं तो इस उषा का जो चमत्कारी जादू है वो क्या होता है, वो टूटने लगता है, अर्थात वो टूट जाता है। उषा काल का दृश्य किसी चमत्कारी जादू से कम नहीं है ना। अर्थात दोस्तों यहाँ पर कवि कहता है कि उषा काल बहुत ही क्या है, रोचक है ना। और इस कवि ने इसका बहुत ही रोचक तरीके से वर्णन भी किया। वास्तव में उषा का दृश्य कहता है बहुत ही शोभनीय है। सूर्योदय से पहले प्रातः काल का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, मनमोहक होता है। तो यहाँ पर ये पंक्ति है उषा, जिसका नाम ही है उषा, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको अपन यहाँ पर देखेंगे। उषा कविता प्रयोगवादी शैली में है। कौन सी शैली में, प्रयोगवादी शैली में है। ठीक है, इसमें उपमान का प्रयोग बिल्कुल क्या है, नया है। ठीक है, और दोस्तों प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, है ना। मैं क्या है, उपमा अलंकार है। शंख जैसे बहुत नीला, कैसे, शंख जैसे, उपमा अलंकार है। ठीक है, उसके बाद की जैसे धुल गई हो, जैसे धुल गई हो, इसमें भी उपमा अलंकार है। स्लेट पर या लाल खड़ियां चाक मलदी हो किसी ने, इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। उषा कविता में किस समय का दोस्तों चित्रण किया गया है, बताइए। उषा समय में किस समय का चित्रण किया गया, सूर्योदय का किया गया, मध्यरात्रि, सूर्योदय से पूर्व या फिर संध्या का। तो सभी का उत्तर है कि सर उषा कविता में किस समय का, सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व का क्या किया गया है, चित्रण किया गया। सा नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है उषा कविता में प्रातःकालीन नभ का रंग कैसा दोस्तों बताया है, कैसा बताया है, बताओ। उषा कविता में यहाँ पर क्वेश्चन है तो कैसा बताया है, सभी लोग बताएंगे। कैसा बताया है, नीले शंख जैसा, नीले शंख जैसा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भोर के नभ की तुलना, भोर के नभ की तुलना किससे की गई है, भोर के नभ की तुलना किससे की गई है। 3 नंबर के क्वेश्चन में
और सभी का उत्तर है कि सर राख से लीपे हुए चौके से की गई है। द नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आता है लाल केसर से क्या धुल गई है। क्या धुल गई लाल केसर से? समुद्र की लहरें, अमावस्या, सिलावटा या फिर अंधेरी रात। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल केसर से क्या धुल गई? क्या धुल गई लाल केसर से? अंधेरी रात लाल केसर से धुल गई है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर अंधेरी रात, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कवि ने उषा कविता में किसकी तुलना सुंदरी की देह से की है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे कवि ने उषा कविता में किसकी तुलना सुंदरी के देह से की है। और आपको पता है कि सर उषा की तुलना जो है ना, सुंदरी की देह से की है। तो वो सूर्य की लाली की तुलना, किसकी तुलना? सूर्य की लाली की तुलना सुंदरी की देह से की है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है आपको बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सर उषा का जो जादू है वो टूटता है सूर्योदय होने से। सूर्योदय होने से उषा का जादू टूटता है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है उषा कविता किस साहित्यिक युग से संबंधित है? उषा कविता किस साहित्यिक युग से संबंधित है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में उषा कविता किस साहित्यिक युग से संबंधित है? और आपका उत्तर है कि सर ये संबंधित है प्रयोगवाद से। उषा किससे? प्रयोगवाद से। 7 नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, है ना, में कौन सा अलंकार है? 8 नंबर का क्वेश्चन है। अलंकार आपको बताना है और 8 नंबर के क्वेश्चन में अलंकार में आपका सही हो जाएगा कि सर नीला शंख जैसे, मतलब उपमा अलंकार। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों, आपके लिए पूछा जा रहा है कि राख से लीपा हुआ चौका किस स्थिति में है? बताओ, चमकीला है, गीला है, खुरदरा है या फिर सूखा है? तो राख से लीपा हुआ जो चौका है वो किस स्थिति में है? 9 नंबर का क्वेश्चन है कि सर वो कैसा है? गीला है, गीला। 7 नंबर उषा काल में आकाश में किन रंगों का सम्मिश्रण हो गया? बताओ, किन रंगों का सम्मिश्रण हो गया दोस्तों? 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया कि सर लाल और नीला, लाल और नीला इन रंगों का क्या है? सम्मिश्रण हो गया। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर आते हैं, ठीक है, इनको भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका क्वेश्चन आता है, ये यहां पर पंक्ति आती है दोस्तों, वो प्रश्न थोड़ी सी अलग थे। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूं। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं, वो रचनाकार कौन है? वो रचनाकार है शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर हैं। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। वो क्वेश्चन दोस्तों जो अपन ने छोड़ दिए हैं वो दूसरी कविता से लिए गए, वो छोड़ दिए। ये शमशेर बहादुर से 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन कवि स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब मानते हैं? कौन सा कवि मानता है? बताओ, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, शमशेर बहादुर से या फिर मुक्ति बोध? तो 17 नंबर का बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है कि सर वो कवि हैं शमशेर बहादुर, जो अपने आप को हिंदी और उर्दू का क्या मानते हैं? दोआब मानते हैं। ठीक है, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूं, पंक्ति के रचनाकार कौन है? 18 नंबर का क्वेश्चन है। इसके रचनाकार तो अपन ने पढ़ ही लिया, शमशेर बहादुर हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर यहां पर आते हैं दोस्तों। सभी लोग बताएंगे कि शमशेर बहादुर को किस उपमा से विभूषित किया गया दोस्तों? शमशेर बहादुर को किस उपमा से विभूषित किया गया? अनल कवि, कवियों का कवि, फैंटेसी का कवि या फिर जादूगर? तो सभी लोगों को पता है कि सर शमशेर बहादुर को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उस शमशेर बहादुर की रचना अमन का राग है। अमन का राग क्या है? एक उपन्यास है, एक कहानी, एक लंबी कविता या फिर एक डायरी है? तो सभी को पता है कि सर शमशेर बहादुर की रचना है कौन सी? अमन का राग। और अमन का राग क्या है? अमन का राग एक लंबी कविता है। 7 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, शमशेर बहादुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 21 नंबर का क्वेश्चन है और 21 नंबर के क्वेश्चन में कि सर
इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। किसे? शमशेर बहादुर, जिनका जन्म हुआ 1911 में। ऊषा नामक दोस्तों इन्होंने ये रचना लिखी है, ये कविता इनकी है, ठीक है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कब? 1977 में। कौन सी रचना के लिए? चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं, चुका भी हूं नहीं, है ना, मैं नहीं, इस प्रकार से। तो 1977 में शमशेर बहादुर के बारे में आपने पढ़ा। ये इनकी जो ऊषा कविता है, ये प्रगतिवादी कविता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें इसी प्रकार से दोस्तों। आज अपना ये पाठ खत्म होता है जिसका नाम है ऊषा, जिसके रचनाकार शमशेर बहादुर, जिनका जन्म 1911 में कहां पर हुआ? देहरादून में हुआ दोस्तों। और ये प्रयोग धर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन? शमशेर बहादुर। कवियों का कवि इन्हें कहा जाता है। इनको अपन को याद रख लेना। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, ये रचनाएं हैं इनकी। उदिता है काल तुझसे, होड़ है मेरी, बात बोलेगी हम नहीं, है ना, इतने पास अपने, वो टूटी हुई बिखरी हुई, है ना, ये रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की हैं। इनको अपन को याद रख लेना है। सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।